हेलो, स्वागत है आपका कॉमिक्स की दुनिया में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बांकेलाल की नई कॉमिक्स जिसका नाम है चोटी हो गई मोटी। ये जो बांकेलाल की चोटी है ये बहुत बड़ी हो जाती है और उसी की ये कहानी है। और ये है हमारा हीरो बांकेलाल। दिखने में चार्ली चैपलिन जैसा कार्टून जैसे वाला दिखने वाला व्यक्ति है, लेकिन यही तो हमारी कहानी का पात्र है। देखते हैं। एक दिन बांकेलाल की इच्छा विशालगढ़ वन के बाग में जाकर मीठे व रसीले आम खाने की हुई, लेकिन अगर वह अपनी यह इच्छा महल के किसी पर जाहिर करता तो निसंदेह राजा मुच्छड़, मेरा मतलब विक्रम सिंह, भी लार टपक पड़ती और वह भी सपरिवार साथ चल पड़ता। इसलिए बांकेलाल किसी को कुछ बताए बिना ही रानी स्वर्णलता के घोड़े बादशाह पर सवार होकर अकेला ही वन में जा पहुंचा। तो आपको बता दूं कि ये जो बांकेलाल है विशालगढ़ के राजा के यहाँ काम करता है। राजा का नाम है विक्रम सिंह और उनकी बीवी का नाम है, पत्नी का नाम है स्वर्णलता, और ये उनका रानी का घोड़ा है। इस घोड़े का नाम है बादशाह। ये जो हमारा हीरो है बांकेलाल हमेशा ही राजा से जलता है और राजा को हटा के खुद राजा बनने की कोशिश करते रहता है। तो आगे चलते हैं। तो ये सोचता है आज मैं आम खा लेता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे आम पड़े हैं और बांकेलाल इन आमों को खा रहा है। कल मोटे को सब परिवार भेज दूंगा यहाँ पड़ी गुठलियाँ चूसने के लिए। घोड़ा सोचता है अरे वाह, हरी हरी घास, ही ही। और आमों का भरपूर आनंद लेने के बाद बांकेलाल वापस जाने के लिए अपने घोड़े की ओर बढ़ा। आगे चलते हैं। मगर बांकेलाल का दुर्भाग्य कि वहाँ बिखरी पड़ी आमों की गुठलियों पर फिसल कर वो जहाँ गिरा वो जगह थी ऋषि टकलाचार्य का सिर। टकलाचार्य कहता, आह, जिस चांद पर आज तक एक भी बाल न टिक सका उसी ऋषि टकलाचार्य के सिर पर आकर टिकने की हिम्मत किसने की। ऋषि टकलाचार्य। तो बांकेलाल इसके सिर पे गिर पड़ा है टकलाचार्य के। ये देखो, मुझे तुरंत फिसल जाना चाहिए। ओह, तो ऐसा दुस्साहस इस चोटी वाले ने किया। चोटी वाले जा, हमने तुझे शाप दिया है कि जिस तरह तू हमारी गंजी चांद पर बोझ बनकर बैठा उसी तरह तेरी खोपड़ी पर तेरी चोटी बोझ बन जाएगी, यानी वो हो जाएगी मोटी जब कोई हाथ उसे स्पर्श करेगा। और अब हम तपस्या में लीन होते हैं। तो ये बांकेलाल को शाप दे दिया, जैसे ही चोटी को कोई छुएगा इसकी तो इसकी चोटी हो जाएगी मोटी। बांकेलाल कहता है नहीं बांके दुष्ट, अपना हाथ मुझसे दूर रख वरना मेरी सेहत खराब हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी काया को छरहरी रखे हूँ। तो चोटी भी बात करने लगी, वो भी बांकेलाल के हाथ से। तो बांकेलाल की हालत होने वाली है टाइट। बेचारा बांकेलाल अब इसके सिवाय और करता तो क्या करता। दुष्ट ऋषिवर, ऐसा अनर्थम मत करे टकले, अपना शाप वापस ले ले और अगर वापस न ले सके तो फिर कृपया इससे छुटकारा का उपाय अवश्य बता दें वरना तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। अपनी आपकी आपकी अति कृपा होगी। छोड़, अबे छोड़। अरे ऋषि की तो आंखें बाहर आ गई। बांकेलाल कहता है नहीं, मैं आपके चरण तब छोड़ूंगा जब आप शाप में रियायत दे देंगे। अबे ये मेरे चरण नहीं है, गला है। छोड़ छोड़। देख देख, मैं नयन चन्नू बाहर निकल पड़े और मैं अंधा हो जाऊंगा। ठीक है, रियायत देता हूँ, रियायत देता हूँ, छोड़। छोटी मोटी होने के थोड़ी देर बाद अपने आप पतली हो जाएगी। ओके, अब तो गला छोड़ दे। ठीक है, ये लो, शराबत का तो जमाना ही नहीं। तब बादशाह पर सवार होकर बांकेलाल पुनः आगे बढ़ चला। अब मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई हाथ मेरी चोटी को स्पर्श न करने पाए। ये सारे ऋषि मेरे ही रास्ते में क्यों आकर बैठ जाते हैं। घोड़ा सोचता है वाह, ताजी घास खाकर जिस्म में स्फूर्ति आ गई। कि तो घोड़े ने बहुत सारा घास खा ली, वो बड़ा मजे में है। ज़्यादा स्फूर्ति आग जाने के कारण बादशाह मतलब ये घोड़ा उसे लंबा चक्कर कटा कर ले गया। मेरे प्यारे नागरिकों, ये आवाज़ कहाँ से आई, ये आवाज़ किसकी है। एकदम से उसे आवाज़ सुनाई देती है।
घोड़ा लंबा चक्कर राक्षसों के गांव में लेके गया उसे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पुत्र द्वारा एक ऋषि टकलाचार्य को गंजा पटेल तेरी खोपड़ी में तेल कहकर संबोधित कर देने से क्रोधित ऋषि के शाप के कारण हम सबके ऊपर से लेकर नीचे तक गंजे हो गए हैं। बोलो बूम। तो ये सब गंजे हो गए क्योंकि उसी टकलाचार्य ने इनको श्राप देते, ऊपर से लेकर नीचे तक के सारे बाल इनके हो गए गायब। बांकेलाल इनकी बातों को सुन रहा है, ये पत्थर के पीछे छुपकर। ये देखो, अरे बाप रे राक्षस। और ये टकलाचार्य, ये जो राक्षस है बात कर रहा है, एक भी बाल नहीं इसके चेहरे पे, ना खोपड़ी पे, ना ऊपर ना नीचे। खोपड़ी और जिस्म की चमड़ी की रक्षा के लिए बात एक बहुत जरूरी तत्व होता है। बाल एक बहुत जरूरी तत्व होता है। नाक में उगने वाले बाल वातावरण में विचरते कीटाणुओं व जीवाणुओं को सांस के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोककर घातक रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। बोलो ये भाषण दे रहा है राक्षस। तो आज इस समस्या के हल पर प्रकाश डालेंगे हमारी महान बस्ती के ऋषि दबू के। नाक बंद कर लो, बोलो हिंद बाके भाग जल्दी। बाप रे, मैं राक्षसों की बस्ती के निकट आ गया हूँ, ये घोड़े के कारण। बांकेलाल अभी वहां से भागने के लिए मुड़ा ही था कि उसके कानों में पड़ा राक्षस ऋषि का स्वर। हैं? राक्षस राज, मैंने राक्षसी शास्त्रों के ज्ञान से यह बात मालूम की है, अगर राजकुमार तानिके का ब्याह किसी सीता नाम की मानव कन्या से कर दिया जाए, हमारी बस्ती के राक्षसों की काया पर बाल पुनः उगाएंगे और इस बार ये रेशम से घने व मुलायम होंगे। राक्षस ऋषि दबुके, क्या ऐसा हो जाएगा? बोलो मैं। सब लोग बोलते हैं मैं। बांकेलाल ये सुन रहा है। तभी बाकी राक्षस बात करने लगा। अवश्य, अच्छा ये इनका वैद्य ये ऋषि कहते हैं, अवश्य राक्षस राज, अवश्य हो जाएगा। किंतु पिताश्री, मुझे कैसे मुझ जैसे राक्षस से विवाह करके मानव कन्या मर नहीं जाएंगी क्या? डर के मारे उसके प्राण निकल जाएंगे पिताजी कहते हैं वो राक्षस राज, किंतु ये विवाह तो अब तुम्हें करना ही पड़ेगा पुत्र। बोलो ई सब ये बोलते हैं। तो फिर पिताजी, मैं ये विवाह करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सीता नाम की मानव कन्या को मानव की सबसे निकटतम बस्ती विशालगढ़ से कौन लेकर आएगा? बोलो टी। महाराज, उसकी जिम्मेदारी आप अपने इस सेवक कड़ाके पर छोड़ दे। ये कड़ाके हैं, जिम्मेदारी लेता है कन्या को लाने की। मैं मानव की गर्दनों के कड़ाके बजाकर सीता को यहाँ ले आऊँगा। इधर सब कुछ सुनते हुए बांकेलाल के मस्तिष्क में योजनाओं के अनार टूटने लगे थे। विशालगढ़ में रामलीला शुरू होने वाली है और सीता पर मंडराता संकट भी निकट है। क्यों न इस बार कोई ऐसी योजना बनाओ कि मुच्छड़ का सिंहासन, मुच्छड़ का काम तमाम राक्षसों के हाथों हो जाए। तो ये राजा को मारने का अभी बनाएगा प्लान, ताकि राजा मर जाए और ये खुद राजा बन जाए, हमारा हीरो बांकेलाल। कुछ सोचते सोचते आखिर प्रसन्नता से बांकेलाल उछल ही पड़ा। वाह, मारा पापड़ वाले को बन गई योजना। फिर बादशाह पर सवार होकर वापस लौट पड़ा बांकेलाल। उसी दिन राज दरबार में बांकेलाल राज दरबार में आ गया। ये है मुच्छड़, मतलब वो राजा जिसे बांकेलाल मारना चाहता है। तो बांकेलाल ने बनाई होगी कोई योजना। मुच्छड़ कहता, तो आज राज दरबार की कार्यवाही आरंभ होगी। आज से विशालगढ़ में मनाए जाने वाले त्योहार दशहरा व रामलीला की चर्चा से इस बार बांकेलाल के कहने पर रामलीला के किरदार निभाने के लिए सभी पात्र हम में से ही चुने जाने का फैसला हमने किया है। तो ये लोग मनाने वाले हैं रामलीला और इसके लिए पात्र चुने जाएंगे इस महल से। यह फैसला तो वैसे बरसों पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि मोटे तू राज दरबार चलाने के लायक तो शुरू से ही नहीं था। तुझे तो रामलीला या नाटकों में ही पार्टिसिपेट करना चाहिए था, ऐसा बांकेलाल को लगता है। महामंत्री ने खड़े होकर गंभीर स्वर में कहा, महाराज,
लगे हाथों, ये है महामंत्री, कहते हैं महाराज लगे हाथों ये भी तय हो जाए कि कौन क्या बनेगा। महाराज कहते हैं वो तो हमने और बांकेलाल ने मिलकर सोच भी लिया है। बांकेलाल इन्हें बता दो हमने क्या सोचा है। तब बांकेलाल ने निकाली सभी पात्रों के नामों की सूची। तो फिर सुनो महाराज, राम बनेंगे, महाराज राम बनेंगे और हमारी रानी बनेगी माता सीता। रानी कहती है किंतु बांकेलाल महाराज तो रावण के पात्र के उपयुक्त है, राम तुम क्यों नहीं बनते? बांकेलाल कहता है कहती तो आप ठीक है महारानी जी, मगर उससे योजना गड़बड़ हो रही है। मेरा मतलब अगर आप सीता बनेंगी तो फिर राम महाराज को ही बनना चाहिए। सहसा बांकेलाल अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और नामों की सूची को देखकर बोला महाराज शेष नाम आप पढ़ दें, इतने में मैं कुल्ला करके आता हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी अपनी जुबान से आपका नाम लिया है। ठहरो बांकेलाल, ये सुनकर ही जाना रावण बनेगा बांकेलाल, मगर उसे मूछें नकली लगानी होगी। क्योंकि बांकेलाल की मूछें छोटी और चार्ली चापलिन जैसी हैं और रावण की मूछें होती है बड़ी, और बांकेलाल अगर रावण का रोल करेगा तो मूछें भी तो बड़ी लगानी पड़ेगी। तो सैनिक कहता है सेनापति बांकेलाल और रावण ये तो 50 गद्दे के बने रावण के 10 सिरों के बोझ से ही मर जाएगा। बांकेलाल सोचता है मरेगा तो मोटा मुच्छड़, क्योंकि मेरे हाथ में गद्दे की नकली तलवार नहीं बल्कि असली तलवार होगी, तेज धार वाली। अब चलूं, एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने का वक्त आ गया। इधर महाराज एक के बाद एक नाम पढ़ते चले गए। लक्ष्मण बनेंगे सेनापति, प्रधानमंत्री बनेंगे वीर हनुमान, महामंत्री बनेंगे जामवंत, नार मंत्री बनेंगे मेघनाथ, कुंभकर्ण बनेंगे अपशकुन मंत्री, और शेष सभी दास दासिया सैनिक राज दरबारी शामिल होंगे वानर सेना में। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बोलो जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मगर इसके पहले की सभा समाप्त हो जाती है। ठहरो, आप कौन है ऋषिवर? मेरा नाम ऋषि चोटी वाला है और मुझे तुम्हारे प्राण रक्षा के लिए आना पड़ा। अगर मैं न आता तो कल तुम संकट में पड़ जाते। क्या मतलब? राजा कहते हैं आपकी कुंडली के योग के मुताबिक अगर आपने आने वाले 10 दिनों में कोई भी छदम पुरुष वेश धरा तो आपको एक पागल सांड टक्कर मारेगा, जिससे आपकी याददाश्त जा सकती हैं। ऋषि का वेश धरकर वहां पहुंचा बांकेलाल न जाने इस बार कौन सी चाल चलने जा रहा था। मतलब ये ऋषि नहीं है, ये अपना हीरो बांकेलाल है जो अपना भेष बदलकर यहाँ पे एडवाइस देने आ गया अपनी प्लानिंग पूरी करने के लिए। तो ये है एक बांकेलाल ऋषि के भेष में। जबकि यह सुनकर महारानी जी भय से कांप उठी। महारानी जी बोलती है, कहती है क्यों नहीं, ये नहीं हो सकता, सांड बेचारा मर जाएगा। महाराज आप रामलीला में हिस्सा नहीं लेंगे, राम बांकेलाल बन जाएगा और रावण राजगुरु। तो रानी ऐसी राजा को कहती है। अपनी धराशायी होने जा रही योजना को बांकेलाल ने शीघ्र संभाला। नहीं महाराज, रामलीला में भाग जरूर लेंगे, अन्यथा सांड 2 टक्करें मारेगा और महाराज की टांग भी टूटेगी। काश ये सच होता। मेरा मतलब है कि समस्या का हल भी है। राम रानी स्वर्णलता बने, मतलब रानी बनेंगी राम, और सीता बनेंगे महाराज, और महाराज लेंगे सीता का रोल। महाराज विक्रम सिंह। छदम श्री वेश से संकट टल जाएगा। वाह, मैं सीता बनूंगा। तो इस प्रकार सब कुछ तय हो गया। तो बांकेलाल ने प्लान क्या किया कि रानी बन जाएगी राम और ये जो हमारे महाराज है वो ले लेंगे सीता मैया का वेश। फिर अपने कक्ष में प्रवेश करते बांकेलाल की आंखों से आ गई थी मक्कारी पूर्ण चमक। आंखों में आ गई थी मक्कारी पूर्ण चमक। अब आएगा मजा। अब मोटा बनेगा सीता और उसे रावण के स्थान पर उठा ले जाएगा कड़ा के।
फिर जब सीता का भेद खुलेगा तो क्रोधित होकर राक्षस मुच्छड़ का काम ही तमाम कर देगा। तो बांकेलाल अपने भेष में आ जाएगा। दूसरे दिन विशालगढ़ में जोर शोर से रामलीला शुरू हो गई और आज होना था सीता हरण की लीला का मंचन। सभी पात्र अपनी अपनी वेशभूषा संवारने में लगे थे। तो ये जो राम का वेश लिया है वो बेसिकली महारानी है, और ये जो सीता का वेश लिया ये महाराज विक्रम सिंह हैं। यहाँ पे रानी कहती है, महाराज मैं राम के वेश में कैसी लग रही हूँ? और अपने मुच्छड़ कहता है, वाह क्या कहने, तुम तो जज गई महारानी, किंतु मेरे सीता का वेश धरने में ये मूछे बार बार आड़े आ रही है। तो ये मूछे आड़े आ रही है क्योंकि सीता का वेश इन्होंने धरा है। उसका हल तो मेरे पास है महाराज, अब आप हर वक्त घूंघट किए रहना। तो महाराज घूंघट डाल देंगे तो पता ही नहीं चलेगा। और ये जटायु आ गया पक्षी का रूप लेके। महाराज जरा पहचाने तो जटायु के वेश में कौन है? अरे ये जटायु कौन बना है? सब क्वेश्चन, पता नहीं कौन है। मैं पिताश्री आपका पुत्र मोहक। अब देखूंगा कि रावण सीता माता को हरने के बाद मुझसे बचकर कहाँ जाएगा। तो ये जटायु कौन बना है? राजा का बेटा मोहक। आगे इधर राक्षस कड़ाके सीता की खोज में विशालगढ़ आ पहुंचा। मेरा नाम राक्षस कड़ाके है, मैं तुम सबके कड़ाके बजाने आया हूँ। ही राक्षस भागो भागो। सब लोग भाग रहे। राक्षस कड़ाके ने तुरंत एक व्यक्ति को दबोच लिया और फिर उसकी उंगलियों के कड़ाके निकालते हुए भयंकर स्वर में बोला, जल्दी बता मुझे सीता कहाँ मिलेगी? आदमी कहता है, चट, उंगलियां चटका रहा है ये तो। बता वरना मैं तेरे बाल उस तरह से काट दूंगा। किस तरह से? बहू उस तरह से बोला, किस तरह से? काट ही देता है, इस तरह से। नहीं, मुझे अपनी तरह टकला मत बनाओ, मैं तुम्हें सीता का पता बताता हूँ। सीता का पता चलते ही राक्षस कड़ाके ने भयंकर अट्टहास लगाया और वेशभूषा बदलकर चल पड़ा रामलीला मैदान की ओर। वो सोचता है, कहीं सीता मुझे वेश में देखकर भय से प्राण ही न त्याग दे, इसलिए सीता का हरण करने के पूर्व मुझे अपना रूप थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। विशालगढ़ की आधी से ज्यादा प्रजा रामलीला को देखने पहुंच गई और अध्याय चल रहा था सीता हरण का। महाराज राम, वो देखिए सोने का हिरन, हमें चाहिए। सीता मैया का रूप लिए मैडम कहती है, मतलब महारानी कहती है, हम अभी इसे पकड़ कर लाते हैं, बांके को देंगे सवारी के लिए। हे लक्ष्मण, मैं हिरन लेने जाता हूँ। सॉरी, तुम महाराज का ध्यान सीता का ध्यान रखना। ओके। पर्दे के पीछे प्रधानमंत्री हनुमान वेश में बैठा भुट्टे भून रहा है। मेरा भुट्टा भी उसने भून दिया होगा। यहाँ से सीता को भला कौन ले जाएगा? आप जाइए महारानी जी और हिरन पकड़ कर लाइए, मैं और महाराज तब तक बैठकर भुट्टे खाएंगे। क्यों महाराज? पर्दे के पीछे से फटाफट वापस आ जाएंगे। तो मैं जाता हूँ। इधर रामलीला के उस दृश्य पर थी किसी और की भी नजर। तो ये राजा भुट्टे खाने पर्दे के पीछे जाता है। ओ, तो वो है सीता जिसका मुझे हरण करना है। ये तो हट्टी कट्टी है, इससे विवाह करके तनिके तो मर जाएगा। उधर रावण के बिछाए जाल में फंस गया लक्ष्मण भी। ये चीख तो तुम्हारे भैया राम की है लक्ष्मण भैया, जाओ उसकी मदद करो। मैं जाता हूँ महाराज, मतलब अब भाभी। अरे भैया, लक्ष्मण रेखा को खींचते जाओ, तुम्हें अपनी भाभी का जरा भी ख्याल नहीं है। नौकरी से निकाल दूंगा तो पता चल जाएगा। ओ, वो तो मैं जानबूझकर भूल गया था। तो ये लक्ष्मण बना हुआ एक्टर लक्ष्मण रेखा बनाना ही भूल गया। इधर ये रावण आता है। लक्ष्मण के जाते ही भिक्षामी दे थी, और ऋषिवर ये लीजिए फल। पर बांकेलाल, इन फलों के साथ अपनी मूछें मत खा जाना जो कि तुम्हारे मुंह में घुसी जा रही है। तो ये महाराज को लगता है सीता के वेश में कि ये जो व्यक्ति आया है ये बांकेलाल है।
बेटा मुच्चड़ अरे तू घुसने वाला है राक्षस का ग्रास बनकर, क्योंकि कड़ाके की किसी भी समय सीताहरण के लिए आ सकता है। तो बांकेलाल, पुत्री मोटे, अब बंदी हुई भिक्षा नहीं लेते। मुच्चड़, इसे रेखा की परिधि से बाहर आकर भिक्षा दो। महाराज कहते सीता की वेश में, नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगी। मुझे पता है तुम रावण हो, मुझे उठाकर ले जाओगे। हाँ, बढ़िया ही कहती है बाहर नहीं आऊंगी। तू बाहर नहीं आएगी तो फिर ले, हम तुझे इस रेखा की परिधि के अंदर आकर उठा ले जाएंगे। हे रावण, जल्दी करो, मेरे पति और भैया लक्ष्मण आते ही होंगे, और अगर वो आ गए तो राम रावण युद्ध यही आरंभ हो जाएगा। अब बांकेलाल साधु का वेश त्याग कर रावण के वेश में आ चुका था। तो ये अपना बांकेलाल है, लेकिन बांकेलाल से तो उठेंगे नहीं वो महाराज। पर महाराज, अगर मैंने आपको उठाने की चेष्टा की तो मैं खुद ही इस दुनिया से उठ जाऊंगा। तो फिर जाओ, मुझे उठाने के लिए अपने 8-10 सैनिकों को साथ लेकर आओ। जल्दी करो हे रावण। अरे ये क्या, ये बांकेलाल अभी तक सीता का हरण करके भागा क्यों नहीं? लगता है हम जल्दी आ गए, हमें थोड़ी देर और हिरण ढूंढना चाहिए। तो राम वापस जाएंगे ढूंढने के लिए, क्योंकि हरण होना अभी बाकी है। बांकेलाल सैनिकों को बुलाने चला गया और तभी, सीता, सीता, तुझे मेरे साथ चलना होगा। अरे बाप रे, ये सीता तो यार आलू का बोरा। ओह, लगता है बांकेलाल, महाराज कहते हैं, ओह लगता है बांकेलाल ने इसे मुझे उठा लाने को भेज दिया है। वाह, इसने तो मुझे उठा भी लिया। अब मुझे मदद के लिए चिल्लाना होगा, बचाओ बचाओ हे लक्ष्मण। जटायु के रहते भला रावण बचकर कैसे निकल जाएगा? दुष्ट सीता माता को लेकर कहा जाता है, मुझसे युद्ध कर। ये जटायु है अपना, जिसने, मुझे पता था कि बांकेलाल चाचा से सीता नहीं उठेंगी और ऐन वक्त पर रावण बदलना पड़ेगा। और फिर ये कहता है अपना मुच्छड़, जटायु पुत्र, तुम रास्ते से हट जाओ, हरण के दृश्य में पहले ही विलंब हो चुका है। बोलते बहुत लेट हो गया ये दृश्य करने में, तो अब जटायु बाजू में हट जा, मैं ऐसे ही चले जाते हैं। ठीक है पिताजी, तो फिर लीजिए, मैं बिना युद्ध के बेहोश हो जाता हूँ। हाँ चलो भागो, जल्दी करो, भागकर पर्दे के पीछे पहुंचाओ। ये राक्षस सोचता है, ये सीता कैसी स्त्री है जो अपने हरण में मेरा साथ दे रही है, और इस स्त्री को ये पक्षी पिताजी क्यों कह रहा था। खैर मुझे क्या, मेरा काम तो पूरा हो गया, मुझे सीता मिल गई, मैं तो चला। जबकि इधर मंच पर भैया राम, सीता भाभी गायब है और लक्ष्मण रेखा के निकट पड़े फल व चोटी का बाल बता रहे हैं कि सीता भाभी को रावण हर कर ले गया। यानी सब ठीक ठाक चल रहा है, पर मुझे अब तुरंत विलाप करना होगा। ही। हे सीते, हे मेरे, ये रोने लगी, एक्टिंग कर रहे अभी रोने की महारानी। लक्ष्मण, ये क्या हो गया? सोने का हिरन भी हाथ नहीं लगा और सीता भी हाथ से निकल गई। फिर यहाँ पे लिस्ट देता है कई कारण, क्या क्यों वापस आ जाएंगी सीता। तो ऐसा तभी, अरे बांकेलाल, रावण तुम अभी तक यही हो क्या? यही युद्ध का इरादा है? बांकेलाल कहता है, नहीं, अभी बात ही नहीं बनी। मैं अंदर सीता की खोज में गया था ताकि उसे सैनिकों से उठवाकर उसका हरण कर सकूं, पर सीता अंदर भी नहीं है और बाहर भी नहीं है। कहीं वो खुद ही तो लंका नहीं चली गई? तो इनको पता ही नहीं, राक्षस उसे उठाकर लेके गया। हे राम, जल्दी जाओ, सीता का पता अब आपको जटायु ही बता सकता है। चलो लक्ष्मण। जटायु उन्हें देखकर उठ खड़ा हुआ। हे जटायु, तुम्हें जरूर पता होगा कि सीता कहाँ गई है। माताश्री, उन्हें तो नया रावण उठाकर ले गया, मगर हमने रावण से पूछ लिया है, रावण तो लेकर ही नहीं गया। क्योंकि रावण बदल गया, बांकेलाल की जगह राक्षस रावण बन गया था। फिर मुझे नहीं पता, अब मैं फिर से बेहोश हो जाता हूँ। हाय, तब फिर सीता को कौन उठा ले गया? राक्षस कड़ाके के सिवाय यह हरकत भला और कौन कर सकता था? हा, मैं रावण नहीं, राक्षस कड़ाके हूँ। अरे तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? रामलीला में रावण सीता को हर कर पर्दे के पीछे ले जाता है, और यहाँ तो असली रावण बांकेलाल भी रथ में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये कहता है मैं रावण नहीं हूँ, मैं राक्षस हूँ। इसी के साथ कड़ाके अपनी असली रूप में लौटता है।
मैंने तुम्हारा अपहरण कर लिया है सीता, ही हा हा हा, और अब तुम ज़्यादा चीख चिल्ला न सको, इसलिए मैं तुम्हारे मुंह पर वस्त्र बांध देता हूँ। आऊ, डरो, मुझे आभूषण तो फेंक लेने दो। तो ये राक्षस जो है सीता के चेहरे पर, मतलब मुच्छड़ जो है अपना, विक्रम सिंह के चेहरे पर कपड़ा बांध देता है और उसे रथ में डाल के भगा ले जाता है। उसके बाद कड़ाके ने विक्रम सिंह को भी रथ के से बांध दिया और ले चला उसे बस्ती की ओर। राजा सोचता है, ये सब क्या हो रहा है, इस समस्या से में ये रावण कड़ाके कहाँ से आ गया। ये राक्षस सोचता है, अब हमारी गंजनी शीघ्र ही दूर हो जाएगी, मतलब अभी इनके सिर पे आ जाएंगे बाल। जामवन के वेश में महामंत्री भी बांकेलाल, स्वर्णलता और सेनापति के साथ महाराज की तलाश करते हुए आखिर उस स्थान पर ही आ पहुंचे जहां पर पड़े जेवर भी उन्हें मिल गए। जामवन कहते हैं, बांकेलाल, यहाँ एक रथ के पहिए के निशान है, लगता है महाराज किसी गहरे संकट में फंस गए हैं। और फिर ये दूसरे कहते हैं, हाय रे, वो संकट भैया और भाभी के स्थान पर मुझ पर क्यों ना आ गया। बांकेलाल रावण के वेश में कहता है, सेनापति, ये नाटक बंद करो, ये रामलीला नहीं हो रही। उसके बाद आसपास का पूरा क्षेत्र छान डालने पर भी अब विक्रम सिंह का कुछ पता न चल सका। सेनापति बांकेलाल, हमें तुरंत महल लौटकर इस स्थिति पर विचार करके महाराज की खोज का कोई कदम उठाना पड़ेगा। तो फिर आप यह कार्य सेनापति के साथ जाकर पूरा करें महामंत्री जी। तो अभी ये जाएंगे, सोचेंगे कैसे ढूंढना महाराज को। बांकेलाल रावण के रूप त्याग कर अपने असली रूप में आ गया। क्योंकि मैं अविलंब महाराज की खोज का कार्य इसी जगह से शुरू करना चाहता हूँ। बांकेलाल ठीक कहता है महामंत्री जी, हमारा अचानक वन में जाना ठीक नहीं होगा। सभी डर कर छुप जाएंगे, सभी शेर डर कर छुप जाएंगे, मैं भी। तो जामवन कहता है, मतलब महामंत्री कहता है, ठीक है बांकेलाल, फिर हम महल पहुंचकर तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। आइए महारानी जी। बांकेलाल, मेरे मोटे को ढूंढ कर ही लाना, रानी कहती है। मैं जरूर ढूंढ कर लाऊंगा महारानी जी, बांकेलाल कहता है, मगर मुच्छड़ का मुर्दा, अब मुझे फौरन राक्षसों की बस्ती पहुंचना होगा, ऐसा बांकेलाल सोचता है। और राक्षसों की बस्ती में ये आ गया कड़ाके हमारे मुच्छड़ को उठा के। राक्षस कड़ाके जब राक्षसों की बस्ती में पहुंचा तो चहु और हर्षोल्लास फैल गया। कड़ाके सीता को ले आया, सब नाच रहे हैं क्योंकि अभी इनके सिर पे आ जाएंगे बाल। राक्षसराज पैद के प्रसन्नता से झूल उठे, मैं सीता को ले आया महाराज। कड़ाके, तुमसे बेहद प्रसन्न है, बोलो। ही मैं ज़रा अपनी होने वाली बीवी की शक्ल देख लूँ। अच्छा, ये बच्चा होगा, उनका लड़का होगा। वो कहता है, मैं ज़रा अपनी होने वाली बीवी की शक्ल देख लूँ। राजकुमार तानिके ने जैसे ही विक्रम सिंह का घूंघट उलटना चाहा, ठहरो राजकुमार, साधु कहता है उनका गुरु ऋषि। ठहरो राजकुमार, विवाह से पूर्व अगर किसी ने भी कन्या का मुंह देखा तो वो अंधा हो जाएगा। ओह, मेरे मुंह पर वस्त्र बंधा है, बहू, इन्हें कैसे बताऊं कि अंधा तो क्या, कोई काना भी नहीं होगा। तो फिर विवाह में अब देर कैसी, बोलो है। राक्षस राज, ये मानव कन्या है, इसका विवाह कोई मानव पुरोहित ही कर सकता है। यानी कि इस विवाह में 2 पुरोहितों की ज़रूरत है, एक राक्षस पुरोहित और दूसरा मानव। अभी विवाह ऐसे नहीं हो सकता, इसका विवाह करना है तो एक पुरोहित लाना होगा, मानव पुरोहित। इसका मतलब मुझे एक बार फिर विशालगढ़ से लोगों के कड़ाके निकालने जाना पड़ेगा, यानी पुरोहित को लाना पड़ेगा। पुरोहित ले आओ, मानव पुरोहित सस्ता, सुंदर व टिकाऊ। विवाह कराने के लिए पुरोहित हाजिर है। पुरोहित ले लो, मानव पुरोहित सस्ता, सुंदर व टिकाऊ। विवाह करने के लिए पुरोहित हाजिर है। ऐसा कोई आवाज़ सुनाई देती है। अरे ये पुरोहित तो अपने आप आ गया, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? मुझे यहाँ नौकरियाँ दिलवाने वाली संस्था बांकेलाल दी हट्टी ने भेजा है श्रीमान। बांकेलाल? मगर तुमने आंखों पर पट्टी क्यों बांधी हुई है? क्योंकि बांकेलाल ने मुझे पट्टी बांधने की सुझाव दिया था, इसलिए मैंने बांध दी। क्या उसने ये नहीं बताया कि तुम्हें विवाह कराने कहाँ जाना है? बोलो।
मुझे दक्षिणा से मतलब है, ज़्यादा मिले तो विवाह कराने में जहन्नुम में भी जाने को तैयार हूँ। तो ऐसा कहता है ये पुरोहित। पट्टी बंदी है इसकी आंखों पे ताकि पता ना चले इसको ये कहाँ आ गया। ऐसा बांकेलाल ने दिमाग लगाया। फिर तो तुम बिल्कुल सही जगह पर आ गए। इसकी पट्टी निकालते हैं आग की। देखो अभी ये पसीना पसीना हो गया। मेरा विवाह होने के बाद कड़ा के तुम्हें वही भेज देगा। भला किस तरह से? उस तरह से। ई तुम तो राक्षस हो। पुरोहित कहता है तुम तो राक्षस हो। इसकी पट्टी निकाल दी। यह सारा दृश्य एक चट्टान के पीछे छिपा बांकेलाल भी देख देख कर प्रसन्न हो रहा था। जियो बेटा बांकेलाल, आखिर तेरा अनुमान ठीक ही निकला कि यह पुरोहित की भी जरूरत पड़ेगी। तो यह पुरोहित फंस गया इन राक्षसों के बीच में। पुरोहित को लग्न मंडप में ले चलो, ये विवाह अभी होगा। बोलो। दासियों तुम सीता को मेहंदी लगाकर दुल्हन बनाओ और मैं राक्षसों के पुरोहित को बुलाता हूँ। अगर मैंने अपना घूंघट हटाकर इन्हें अपना चेहरा दिखा दिया तो मेरी पोल खुलते ही ये मुझे मार डालेंगे। तो ये कहते हैं हमारे विक्रम सिंह, अगर इन्होंने घूंघट हटा दिया और चेहरा देख लिया तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, क्योंकि रहस्य पता चल जाएगा कि ये कोई औरत नहीं बल्कि एक आदमी है, राजा विक्रम सिंह। मेरा सेस कहाँ है? मेरा सेवक कहाँ है? सेहरा कहाँ है? सॉरी। तो ये तिनके सेहरा पहन लेता है। राजकुमार तनी के सेहरा सजा के तैयार हो गया। ये तो रेडी है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ मानवी, आएंगे राक्षस राजकुमार तानी के पानी यानी मैं। गाना भी गा रहा है। चलो इसकी शादी होने वाली है। खुश। इस मानव कन्या के हाथ कितने मुलायम है। हे बकरे के रक्त की मेहंदी इन पर खूब लगेगी। बाप रे। अरे जल्दी करो, कहाँ राक्षस डोली उठाकर मेरी गुफा में पहुंचने के लिए तैयार बैठे हैं। बाहर राक्षस डोली उठाकर मेरी गुफा में पहुंचने के लिए तैयार बैठे हैं और ये अपना मुच्छड़। आए, क्या मेरा विवाह सचमुच इस राक्षस से हो जाएगा? स्वर्णलता को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे बाप रे, मोहक को क्या कहूँगा? तो मिलो क्या एक और बार से। अगर ये बांकेलाल पुरोहित को यहाँ न भेजता तो शायद ये विवाह न होता। बांकेलाल प्रसन्नता से घोड़ा दौड़ाए वापस जा रहा था विशालगढ़। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। आज मेरे रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। घोड़ा सोचता है, कभी कभी सोचता हूँ मैं इसके बार बार क्यों गिराता हूँ। ये तो पहले से ही गिरा हुआ इंसान है। पर ये क्या, इधर से मुझे मेरे साथियों की खुशबू आ रही है। मैं भी आ रहा हूँ साथियों, ऐसा ये घोड़ा सोच रहा है। घोड़ा शीघ्र ही अपने साथियों के निकट आ पहुंचा। अबे ओ घोड़े, ये तू मुझे कहाँ ले आया कमबख्त? ये तो महामंत्री जी राज ज्योतिषी महारानी मोहक सिंह लग रहे हैं, जो पूरी सेना के साथ मौजूद है। अरे ये लोग सोच रहे, अरे ये तो अपना बांकेलाल है, महामंत्री कहते हैं। फिर जैसे ही घोड़ा वहां पहुंचकर रुका, महामंत्री ने कहा, बांकेलाल अच्छा हुआ जो तुम भी आ गए। महाराज की कुंडली देखकर राज ज्योतिषी ने गणना कर ली है कि महाराज उत्तर की ओर विशालगढ़ वन में किसी विपत्ति में फंसे हैं और हम वही जा रहे हैं। सत्यानाश हो तेरा राज ज्योतिषी, ऐसा बांकेलाल सोचता है। बांकेलाल तुम भी उसी दिशा में, अच्छा नहीं, महारानी कहती है, बांकेलाल तुम भी उसी दिशा में से आ रहे हो, तुम भी उसी दिशा से आ रहे हो, क्या महाराज का कुछ पता चला? बांकेलाल सोचता है, मेरे विचार में इन्हें वहां ले जाने में अब कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अब तक तो मोटे का भेद खुल चुका होगा और राक्षसों ने उसे यमलोक भी पहुंचा दिया होगा। मन ही मन ऐसा सोचकर 1 मिनट पॉज करते हैं, क्योंकि बैटरी कम हो गई है मेरी भी और लैपटॉप की भी। मन ही मन ऐसा सोचकर बांकेलाल जल्दी से बोला, बातों में समय न गंवाइए महारानी जी, जल्दी करिए। महाराज राक्षसों की बस्ती में फंसे हैं, सेना को मेरे पीछे आने का आदेश दे दो सेनापति। मेरे बहादुर सैनिकों, तुम बांकेलाल के साथ जाओ और मैं तलवार में धार लगाकर आता हूँ। क्या सेनापति है, डरपोक।
जबकि उसी समय राक्षसों की बस्ती की उस गुफा में तो शादी इनकी हो गई है। ये देखो खोपड़ी पड़ी हुई है यहाँ पे। ये तनिके सोचता है, वाह, पुरोहित की हड्डियों का शोरबा बड़ा स्वादिष्ट था। अब मैं अपनी बीवी का घूंघट हटाता हूँ। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूँ तो राक्षस मेरा नाम नहीं। पर्दा हटाया इसने, तनिके ने। ये बेचारा पुरोहित को खा गया, उसकी खोपड़ी है पुरोहित की है। और जैसे ही पर्दा हटाता है, पर्दे के पीछे निकलता अपना हीरो मुच्छड़। अब तो मुझे युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए, ऐसा अपना मुच्छड़ सोचता है। विक्रम सिंह को आक्रमण का यही अवसर सबसे उचित लगा। बच्चू तनिके, मुझसे शैतानी नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे पास भी वही गदा है जो तेरे पास थी। देखेगा? वादा का कमाल, गदा का कमाल। विक्रम सिंह ने अपनी संपूर्ण ताकत एकत्रित कर वह गदा उठा ली और सीताहरण का दंड तो तुझे भुगतना ही होगा स्वामी, ही ही। और तनिके के सिर पे दे मारी। पिताश्री, मुझे मेरी बीवी से बचाओ। ठीक उसी समय बाहर लग्न मंडप के निकट, राक्षस ऋषि दबूके, तुम तो कहते थे कि हमारे पुत्र का विवाह सीता नाम की मानव कन्या से होते ही हमारे केश लहलहा उठेंगे। अभी तक तो बाल नहीं उगे ही नहीं, बल्कि जो छोड़े बाल थे वो भी गायब हो गए। बोलो ये राक्षस दबूके मतलब ऋषि दबूके सोचता है, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ कि ऐसा हुआ क्यों नहीं। तभी पिताजी, हमारे साथ धोखा हो गया। हम आपकी नाक कट गई। वो सीता नहीं, नारी नहीं, नर निकला। आपने मेरा विवाह नर से कर दिया। ये बोलता है क्या? तभी दबूके बोलता है, ऋषि, ओह, तभी तो बाल नहीं उगे और रोए भी नहीं उगे उड़ पाए। मगर मैं तो सीता को ही लाया था। तनिके अपना ये कड़क बोलता है। राक्षस राज, फिर तो हमें ये स्थान छोड़कर भाग जाना चाहिए। ऋषि बताता है, अभी भागने का समय आ गया है, क्योंकि हमारी कुंडली में लिखा है कि जिस दिन राजघराने के किसी राक्षस का विवाह किसी नर से होगा, उस दिन केवल राजपुत्र यानी राजकुमार को छोड़कर हमारी शक्ति चूहों के बराबर रह जाएगी। मतलब अगर जैसे अभी हमारा ये तनिके है राक्षस, इसका विवाह नर से हो गया क्योंकि विक्रम सिंह से गलती से शादी होगी। अभी इन सभी राक्षसों की जो शक्ति है ख़त्म हो गई। अभी इनमें चूहे के बराबर शक्ति बची है। भले ही राक्षस दिखने में बड़े साइज़ के हैं, लेकिन इनकी शक्ति चूहे के बराबर रह गई है शाप के कारण। मगर ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? बोलो। इस बात के बताने या न बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीता के रूप में जो नर गदा लिए चला आ रहा है उसे भी ये बात पता नहीं है, इसलिए मैं उसे डराऊंगा तो फिर वो डर जाएगा। ही। तो राक्षस सोचता है ये अपना मोटा सामने आ गया, इसको ये बात पता नहीं कि हमारी शक्ति कम हो गई है और अभी मैं इसको डराऊंगा। तो देखते क्या होता है। तभी देखो एक चिड़िया इस राक्षस से टकराती है और इसमें कुछ ताकत बची नहीं है, चूहे के बराबर जिसकी ताकत हो गई है, क्योंकि इसके बेटे ने एक नर से शादी कर ली, मतलब इस मुच्छड़ से। मगर कड़ाके का दुर्भाग्य कि जैसे ही वह विक्रम की ओर बढ़ा, एक पंगेबाज चिड़िया उसके गाल से आ टकराई। ये चिड़िया टकराई, ची हा, मैं तेरा गला उस तरह से काटने आ गया। अरे आए, महाराज सोचता है हमारा विक्रम सिंह, आए ये तो चिड़िया के प्रहार से गिर गया। बस फिर क्या था, विक्रम सिंह ने आव देखा ना ताव, कड़ाके की एक गदा कस दी। ओह, ये सिर्फ दिखने में शेर है, हकीकत में ये तो गीदड़ है। तो एक फाइट में मार दिया इसको। ओह, कड़ाके तो मर गया। तभी एक तरफ से भयंकर शोर मचा और ये तो मेरी सेना है जिसे बांकेलाल लेकर आ रहा है। तो बांकेलाल सेना लेकर आ गया, हमारा कड़ाके मारा गया। और ये शोर कैसा है, बोलो रे बे। आगे चलते हैं। तो ये लोग आगे, अभी राक्षसों में शक्ति बचे नहीं है सिवाय तनिके के। पिताजी, ये तो मानव की सेना है जो हम पर आक्रमण करने आ गई। तभी ये हमारा ऋषि कहता है राक्षसों का, अब हमें केवल राजकुमार ही बचा सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये वरदान मिला हुआ है कि उनकी मृत्यु नारी की तरह लंबी चुटिया वाले किसी नर के हाथों होगी।
तो लंबी चुटिया जिसकी होंगी ऐसे आदमी के हाथों ही ये जो है तनिके मर सकता है। इसमें ताकत बची हुई है, बाकी सभी राक्षसों की शक्ति चली गई क्योंकि ये तनिके ने एक नर से मतलब एक पुरुष से शादी कर लिया, हमारे महाराज से। आगे राजकुमार तनिके अपनी गदा तानकर युद्ध के लिए मैदान में उतर गया। तो कोई बाकी राक्षस युद्ध नहीं कर रहे, बस तनिके लड़ रहा है गदा लेके। वाह, यहाँ तो कोई भी स्त्रियों के समान चोटी वाला नजर नहीं आ रहा। स्त्रियों के समान चोटी वाला बांकेलाल है ना। इसकी आंधी की तरह चलती गदा के आगे हम तिनकों के समान उड़ते जा रहे हैं। तो सभी सैनिकों पे अकेला भारी पड़ गया ये तनाके। विक्रम सिंह के मिल जाने की खुशी भी मनाने का फिलहाल समय नहीं था। बांकेलाल, विक्रम सिंह कहता है, बांकेलाल यहाँ तो खूब सारे राक्षस हैं, फिर युद्ध अकेला राजकुमार क्यों कर रहा है? इसमें कोई रहस्य है? तो अकेला युद्ध राजकुमार कर रहा है, बाकी राक्षस सिर्फ देख रहे हैं। और ये अपना चुन्नू पिताश्री। बांकेलाल सोचता है, वो तो ठीक है, पर मोटे तू अभी तक मरा क्यों नहीं? इधर तनिके सबकी वाट लगाते लगाते बांकेलाल को लगाने आ गया। तूफान की तरह गदा चलाता तनिके वहां भी आ गया और ये गदा लगती है महाराज को। बांकेलाल चाचा, ये अपना मोहक कहता है। देखो ये बांकेलाल को गदा लगने वाली थी, बदमाश हट गया और वो हटने के कारण गदा जाके लगी है इस मुच्छड़ को। बांकेलाल चाचा, जो वार तुम पर रुकना चाहिए था उसमें मेरे पिताजी को चोट लग गई, अभी चखाता हूँ मज़ा। तो ये मोहक बोलता है, तुम हटे क्यों? मेरे पिता को लग गया, अभी मैं तुम्हारी चोटी पकड़ ली। तो ये मोहक ने बांकेलाल की चोटी को पकड़ लिया और बांकेलाल को शाप है कि जो भी इसकी चोट, जैसे ही कोई इसकी चोटी को स्पर्श करेगा इसकी चोटी मोटी और लंबी हो जाएगी। और मज़ा चखाने का सबसे उत्तम अवसर भी मिल गया। ही अब आएगा मज़ा जब मैं आपकी चोटी काट फेंकूंगा। जैसे ही इसने चोटी का छुआ, देखो चोटी लंबी हो गई बांकेलाल की। फिर जैसे ही मोहक सिंह ने बांकेलाल की चोटी को छुआ कि शाप के कारण चोटी हो गई मोटी। उई, ये तो चोटी इतनी मोटी कैसे हो गई? अरे कमबख्त, ये क्या किया? अरे कमबख्त, ये क्या किया? इसके हाथ में तो, बांकेलाल सोचता है, इसके हाथ में तो कैंची थमी है और समझा ये शैतान जरूर मेरी चोटी काटने आया होगा। ये महाराज कहते हो। बांकेलाल की चोटी को क्या हो गया? महारानी कहती है, इसकी चोटी मोटी और लंबी हो गई, मेरे से भी लंबी हो गई। किंतु वह दृश्य देखकर तनिके का हल्क भय से सूखता चला गया। मतलब तनिके का गला सूख गया क्योंकि इसको शाप है। लड़की जैसे दिखने वाले लंबे चोटी वाले आदमी के हाथों ये मारा जाएगा। चोटी वाला नर जिसके हाथों मेरी मृत्यु होने का शाप है, अब सबसे पहले इसे ही खत्म करता हूँ। सिर पर खतरा देख बांकेलाल ने बचाव में घुमाई अपनी चुटिया। हाँ बेटे गदाधारी, तूने अभी बांकेलाल की चुटिया की ताकत नहीं देखी। और बांकेलाल चोटी घुमा के मारता है इस राक्षस को, तनिके को। बांकेलाल की चोटी से तनिके फौरन ही धराशायी हो गया और फिर ये देखो तनिके मर गया क्योंकि बांकेलाल ने अपनी चोटी इस पर मारी। और इस राक्षस को क्या शाप था कि किसी चोटीधारी मनुष्य के हाथों ही ये मरेगा। रानी कहती है, बांकेलाल तुमने तो कमाल ही कर दिया, मगर तुम्हारी चोटी मोटी कैसे हो गई? बांकेलाल कहता है, महारानी जी, मुझे पता था कि इस राक्षस की मृत्यु चोटी की चोट से ही होनी है। कल रात ही तो शंकर भगवान ने मुझे ऐसा वरदान दिया था कि जब भी मेरा सामना उस राक्षस से होगा तो मेरी चोटी मोटी होती हो जाएंगी। किंतु बांकेलाल, महाराज कहते हैं, पहले ये बताओ कि तुमने मेरे विवाह के लिए पुरोहित की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे यहाँ क्यों भेजा? बांकेलाल सोचता है, मर गए बेटा बांकेलाल, जल्दी से बना कोई कहानी। लेकिन इसके पहले कि बांकेलाल कुछ कह पाता, ये राक्षस राजा उनके पास आ गया, महाराज के पास। क्षमा, हमें जीवन दान दो, हम पापी अज्ञानी है, हमें नहीं पता था कि आप मानो इतने समझदार हैं। समझदार न होते तो नर को सीता बनाकर यहाँ न भेज देते। आपको तो ये भी पता चल गया था कि राजकुमार की मृत्यु किसी चोटी वाले के हाथों होगी, और आपको ये पता कैसे चला कि राजकुमार का विवाह किसी नर से हो गया तो हमारी शक्ति चूहे के समान क्षीण हो जाएगी? बोलो। इतनी देर में तो बांकेलाल भी अपनी बचाव की कहानी सोच चुका था। बांकेलाल कहता है, महाराज, मुझे शंकर भगवान ने स्वप्न में बताया था कि रानी स्वर्णलता सीता बनने वाली हैं
और तब उन पर एक गहरा संकट आने वाला है। तब मैंने योजना बनाई कि साधु का रूप धरकर सीता आपको बनाया, और अगर मैं ऐसा ना करता तो महारानी जी और आपका क्या होता? और अब महाराज कहते हैं, मेरे प्यारे बांकीलाल आ गले लग जा। सुबुक सुबुक तो गले लग जाता है। महाराज बांकीलाल सोचता है, मुच्छर मनोज तेरा सत्यानाश हो। अगर मुझे पता होता कि तेरे विवाह से गंगा उल्टी बह जाएंगी तो मैं पुरोहित क्यों भेजता। उसके बाद भविष्य में कोई शैतानी राक्षसों के न करने की चेतावनी देकर विक्रम सिंह ने राक्षसों को क्षमा कर दिया और सब प्रसन्न मुद्रा में विशालगढ़ की ओर लौट चले, जहां आगे की रामलीला का मंचन अभी किया जाना था। और यहाँ पे हो गई हमारी कहानी समाप्त। तो एक और लोट पोट कर देने वाली बांकेलाल की कहानी का अंत यहाँ पे हुआ। कहानी थी बांकेलाल की छोटी। इसके साथ ही हम अभी बांकेलाल की सीरीज़ के साथ हम एक और सीरीज चाचा चौधरी की कहानियाँ स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत छोटी छोटी स्टोरीज़ होने वाली हैं, 2-2 या 3-3 मिनट की सेपरेट स्टोरीज़। तो आप उसे भी देखते रहिए। अगर आपको पसंद आता है तो बिना शर्माए सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई शर्म नहीं है ना। लाइक भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। कमेंट करना चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नए कहानी के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शब्बा खैर, बाय बाय।